देखो, आप लोग में से बहुत सारे लोग हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है, फिर भी आपके दिमाग में डाउट होगा कि क्या मुझे हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपली एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे कि भाई आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहां पे मैंने सिंपली एक एग्जांपल लिया है। मान लो कि मिस्टर बब्बन अंकल नाम के एक व्यक्ति है जिनका जो मंथली सैलरी है महीने का वो है 50,000 रुपया, और यहाँ पे जो सर्विस देने वाले हैं ये 35 साल तक जॉब करने वाले हैं। तो उस केसेस में अगर ये हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो इनको कितना पेंशन मिलेगा, और अगर वो अप्लाई करेंगे तो इनको कितना पेंशन मिलेगा। तो सबसे पहला मैं ये मान के चलता हूं कि अगर ये हायर पेंशन के लिए अप्लाई ना करें तो उस केसेस में क्या होगा। तो यहाँ पे जो भी इनका सैलरी है 12% का कंट्रीब्यूशन इनके एम्प्लॉय करेंगे, यानी कि जो मिस्टर बब्बन अंकल है वो करेंगे, और 12% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर भी करेगा। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा 12% 50,000 का कितना होता है, तो वो होता है 6,000 रुपया। तो सिंपली ये जो 6,000 रुपया है वो पूरा का पूरा पैसा ईपीएफ में जाएगा, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे बब्बन अंकल हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, तो उस केसेस में जो ईपीएस में सबसे पहला ईपीएस में कितना पैसा जाएगा, तो यहां पे भले ही इनका सैलरी 50,000 है, लेकिन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस इनके सैलरी को 15,000 रुपए ही माना जाएगा, क्योंकि ये हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करें। तो यहां पे 15,000 का 8.33% 1250 रुपया होता है। तो यहां पे ये पैसा इनके ईपीएस में जाएगा, और बाकी का 6,000 में से अगर आप 1250 माइनस कर दोगे तो यहां पे 4,750 यहां पे इनका ईपीएफ में जाएगा। यहां पे सिंपली आप देख लीजिए कि दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 6,000 का होगा, एम्प्लॉय का पूरा ईपीएफ में, एम्प्लॉयर में 1250 ईपीएस, एंड यहां पे बाकी का 4,750 ईपीएफ में जाएगा। अब यहां पे सिंपली आप ये देख लीजिए कि यहां पे जो बब्बन अंकल है इनके ईपीएफ में कितना पैसा हर महीने जा रहा है। तो यहां पे बब्बन अंकल का खुद का कंट्रीब्यूशन 6,000 रुपया, और यहां पे इनके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 4,750 रुपया। तो टोटल यहां पे बब्बन अंकल के ईपीएफ में हर महीने 10,750 रुपए जा रहे हैं। सिंपली मैं इसको 12 से गुना कर दूंगा तो 1 साल का हो जाएगा, और इंटू 35 ईयर कर दूंगा तो यहां पे 35 साल के अंदर इनका जो टोटल ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 45,15,000 रुपीज का। अब यहां पे हम ये भी मान के चलते हैं कि यहां पे जो ईपीएफओ है, जो भी आपका ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देता है। तो यहां पे जो इंटरेस्ट है उसको मैं ऑन एन एवरेज 8% का फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन मान के चलता हूं। तो 45,15,000 के ऊपर अगर मैं 8% मारता हूं तो वो होता है 3,61,200 रुपीज। तो यहां पे इनका ईपीएफ के अंदर आफ्टर 35 ईयर विथ इंटरेस्ट कितना पैसा बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 48,76,200। यहां पे मैं एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं मोटे मोटे तौर पे कैलकुलेट करके चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे बब्बन अंकल के ईपीएफ के अंदर अगर वो 35 साल तक काम करते हैं और उनका सैलरी अगर 50,000 रुपए है तो कितना टोटल कंट्रीब्यूशन होगा ईपीएफ में, तो वो हो जाएगा 48,76,200 रुपीज। अब यहां पे बब्बन अंकल जब रिटायर्ड होंगे तो उनको तकरीबन 48 लाख रुपीज के अराउंड में मिलेंगे। अब यहां पे बब्बन अंकल को दिमाग लगाना है कि ये 48,76,200 का उनको क्या करना है, कहां पे वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। उनको फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह का हेल्प लेना पड़ेगा कि मैं इस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करूं ताकि मैं और ज्यादा पैसा यहां से बना सकूं। लेकिन यहां पे मैं मोटे मोटे तौर पे ये मान के चलता हूं कि यहां पे जो 48,76,200 रुपीज है इसको सिंपली बब्बन अंकल ने बैंक में एफडी कर दिया है 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसके ऊपर बब्बन अंकल को हर साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 3,41,334 रुपीज। तो ये तो हो गया पूरे साल का इंटरेस्ट। अगर मैं इसको मंथली इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहां पे जो इनका हर महीने का इंटरेस्ट आएगा इनके ईपीएफ के जो भी कॉर्पस है इसके ऊपर, वो आएगा 28,445 रुपीज। तो ये हो गया इनका ईपीएफ का किस तरीके से इस चीज को करेंगे। अब यहां पे इनको हर महीने पेंशन का भी बेनिफिट मिलेगा। तो पेंशन कितना मिलेगा, तो यहां पे जो इनको हर महीने पेंशन मिलेगा वो बेसिकली ये हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करें। तो यहां पे जो भी इनका सैलरी भले 50,000 रुपए है, लेकिन पेंशन के कैलकुलेशन के लिए इनके सैलरी को 15,000 माना जाएगा। तो सिंपली आपको 15,000 मल्टीप्लाई बाय ये 35 ईयर जॉब के 35 और डिवाइड बाय अगर आप 70 कर देंगे तो यहां पे जो इनका मंथली पेंशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7,500 रुपए। तो यहां पे टोटल इनका मंथली इनकम कितना होगा, तो यहां पे 28,445 रुपीज कौन सा वाला हो गया, तो ये बेसिकली जो भी इनका ईपीएस का पैसा अगर वो बैंक में एफडी करते 7% के हिसाब से तो मंथली उनको ये इंटरेस्ट मिलेगा। उसके अलावा यहां पे इनको 7,500 का हर महीने पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पे जो इनका टोटल मंथली इनकम होगा वो होगा 35,945 रुपीज। फ्यूचर में अगर बब्बन अंकल का डेथ हो गया तो इनकी जो स्पाउस है उनको जो भी बब्बन अंकल को 7,500
का पेंशन मिल रहा था उसका 50% इनके स्पाउस को मिलेगा, और जो भी बैंक में इनके पैसे हैं वो तो इनके फैमिली मेंबर को मिल ही जाएगा। तो यहां पे मैंने पहले आपको ये सीन बताया कि अगर बब्बन अंकल हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे उस केसेस में क्या होगा। अब यहां पे हम ये भी देख लेते हैं कि अगर बब्बन अंकल हायर पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केसेस में क्या होगा। तो यहां पे अगेन जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो पूरा 6000 का होगा, यानी कि जो भी 50,000 है उसका 12%, तो वो होता है 6000 रुपए, पूरा का पूरा पैसा ईपीएफ में ही जाएगा। और यहां पे जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा 6000 का, इसमें से क्योंकि यहां पे बब्बन अंकल ने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है तो यहां पे ईपीएफ में जो पैसा कंट्रीब्यूशन होगा वो 50,000 का 8.33% कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि होता है 4165, और 6000 में से अगर आप 4165 को माइनस कर देंगे तो बाकी का जो पैसा है 1835 वो इनका ईपीएफ के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। अब यहां पे इनके बब्बन अंकल के ईपीएफ में हर महीने कितने पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो यहां पे सिंपली 6000 बब्बन अंकल का खुद का कंट्रीब्यूशन और यहां पे 1835 इनके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, यानी कि हर महीने बब्बन अंकल के ईपीएफ में 7835 का कंट्रीब्यूशन यहां पे हो रहा है। सिंपली अगर मैं इसको 12 से गुना कर दूंगा तो पूरे 1 साल का ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और यहां पे अगर मैं 35 ईयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यानी कि बब्बन अंकल ने 35 ईयर में अपने ईपीएफ में और उनके एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है पूरा कितना है, तो यहां पे 32,90,700 का कंट्रीब्यूशन है। इसके ऊपर मैं अगेन मान के चलता हूं कि 8% का इंटरेस्ट ईपीएफओ उन्होंने एवरेज देता है, तो यहां पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 2,63,256 रुपीज का। तो यहां पे बब्बन अंकल का विथ इंटरेस्ट ईपीएफ में टोटल कितना कंट्रीब्यूशन होगा आफ्टर 35 ईयर, तो वो हो जाएगा 35,53,956 रुपीज। अगेन मैं यहां पे मान के चलता हूं कि बब्बन अंकल को यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस पैसे को मुझे कहां पे इन्वेस्ट करना है जहां पे मुझे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिले, लेकिन हम मान के चल रहे कि यहां पे इन्होंने बैंक में सिंपली 7% के हिसाब से एफडी कर दिया है। तो ये जो इनका 3553 है इसके ऊपर अगर मैं 7% मानता हूं तो यहां पे जो इनका हर महीने बैंक इनको इंटरेस्ट देगी वो देगी 2,48,777। अगर मैं इसी इंटरेस्ट को मंथली इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दूं तो वो होता है 20,731 रुपीज का। ये बेसिकली इनका ईपीएफ का कॉर्पस था। इनके ईपीएफ के कॉर्पस को इन्होंने अपने एफडी में इन्वेस्ट किया और एफडी के इंटरेस्ट के हिसाब से इनको हर महीने 20,731 रुपीज का इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। अब यहां पे बब्बन अंकल ने क्योंकि हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है तो इनको हर महीने पेंशन कितना मिलेगा, तो यहां पे इनको हर महीने 25,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। इसका कैलकुलेशन मैंने कैसे किया, तो सिंपली इनका जो क्योंकि ये हायर पेंशन के लिए अप्लाई करें तो यहां पे इनका जो भी एक्चुअल सैलरी है पिछले 5 साल का उसका एवरेज लिया जाएगा। तो मैं सिंपली मान के चल रहा हूं कि इनका सैलरी 50,000 रुपए ही है, तो 50,000 इंटू 35 ईयर डिवाइड बाय अगर आप 70 कर देंगे तो यहां पे 25,000 इनका हर महीने का पेंशन आएगा। तो यहां पे जो इनके ईपीएफ में जो पैसा होता है बेसिकली जब रिटायर्ड होंगे तो आपको लमसम में एक साथ में पैसा मिलता है, तो उस पैसे को उन्होंने बैंक में एफडी करवाया जिसकी वजह से इनको हर महीने 20,731 रुपीस मिल रहे हैं। और यहां पे इनको क्योंकि इन्होंने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया तो इनको हर महीने हायर पेंशन के तौर पे 25,000 रुपए मिल रहा है। तो टोटल यहां पे इनको जो इनका जो टोटल मंथली इनकम होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा यहां पे 45,731 रुपीस का। अब यहां पे मैंने सिंपली एक एग्जांपल लिया कि अगर कोई बंदा है जिनका सैलरी 50 है, अगर वो 35 साल तक जॉब करता है तो उसका क्या सिचुएशन होगा। अब यहां पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो कि गोली नाम का एक बंदा है, उसका भी सैलरी हर महीने का 50,000 रुपए का है, लेकिन वो सिर्फ 15 साल तक ही काम करता है। तो यहां पे अगर वो हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करेगा तो क्या होगा, अप्लाई करेगा तो क्या होगा, इसको आप सिंपली वीडियो को पॉज करके देख लेना, हर एक चीज बिल्कुल सेम ही है। बस यहां पे जब ईपीएफ का कैलकुलेशन होगा तो यहां पे 35 ईयर के बदले में सिर्फ 15 साल आएगा, क्योंकि यहां पे इन्होंने सिर्फ 15 साल तक ही काम किया है। फाइनली यहां पे अगर मैं इनके टोटल मंथली इनकम की बात कर लूं तो अगर इन्होंने गोली भाई साहब ने अगर हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो अगर ये इनका जो भी ईपीएफ का पैसा अगर वो बैंक में एफडी करते हैं 7% के हिसाब से, तो यहां पे इनको टोटल जो एफडी का हर महीने मिलेगा वो प्लस इनका जो पेंशन बनेगा 3214 का, दोनों मिला के इनको हर महीने जो मंथली इनकम मिलेगा वो मिलेगा 15,405 रुपए का। और यहां पे अगर ये हायर पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पे इनका जो मंथली पेंशन बनेगा वो बनेगा 10,704 का। तो टोटल यहां पे इस तरीके से इनका जो मंथली इनकम आएगा जो भी बेसिकली इनका ईपीएफ में पैसा है इसके ऊपर इनको एफडी का ब्याज मिल जाएगा हर महीने 8885। और यहां पे हायर पेंशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो इनको हर महीने जो हायर पेंशन का बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 10,704। इस तरीके से इनका जो हर महीने का मंथली इनकम बनेगा वो बनेगा 19,600 के अराउंड में। यहां पे आप एक चीज आपको बिल्कुल कंपेयर करना है कि यहां पे इस बंदे ने सिर्फ 15 साल तक ही काम किया था, तो यहां पे भले ही इसने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया लेकिन यहां पे टोटल जो इसका मतलब पेंशन का पैसा बन रहा है वो बन रहा है 10,704। लेकिन यहां पे बब्बन अंकल जो थे उन्होंने 35 ईयर अगर जॉब किया तो इनका जो हायर पेंशन का पैसा बनेगा वो बन रहा है 25,000 रुपए। तो यहां पे आप जितने लंबे समय तक मतलब जॉब करेंगे उतना ही ज्यादा आपको हायर पेंशन के अंदर बेनिफिट देखने मिल जाता है।
अब यहां पे हम सिंपली 6 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन को डिस्कस करेंगे जिसके वजह से आपको हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो यहां पे जो सबसे पहला रीजन है कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद में ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत एक साथ में है, फॉर एग्जांपल आपको रिटायरमेंट के बाद में घर परचेस करना है तो उसके लिए बहुत पैसा लगेगा, या तो अगर आपके बच्चे का मैरिज है, तो अगर आप बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपको एक साथ में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपका इस तरीके का कोई भी प्लानिंग है तो यहां पे आपको हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पे अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहां पे जो आपका ज्यादा पैसा है वो ईपीएस स्कीम में भी कंट्रीब्यूट होगा। तो यहां पे ईपीएफ स्कीम के अंदर क्योंकि आपका ज्यादा पैसा नहीं होगा तो यहां पे आपको रिटायरमेंट के टाइम पे उतना ज्यादा एक साथ में पैसा नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहां पे दूसरी बात यह है कि यहां पे ईपीएफ के अंदर जो भी पैसा होता है वो आपका पैसा होता है। अगर आपका डेथ हो गया तो जो पैसा है वो आपके फैमिली मेंबर को मिल जाता है। लेकिन यहां पे ईपीएस के अंदर अगर आप ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात कर लूं तो यहां पे जब तक आप जिंदा है आपको हर महीने पेंशन का बेनिफिट मिलता है, और अगर आपका डेथ हो गया तो आपको जो पेंशन मिलता था उसका 50% आपकी जो स्पाउस है उसको मिलेगा। लेकिन अगर दोनों का डेथ हो गया तो यहां पे फैमिली मेंबर को एक साथ में कोई भी पैसा वगैरह यहां पे मिलने वाला नहीं है। तो यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके रिटायरमेंट के बाद में आप कितने समय तक जिंदा रहते हैं, आपका मतलब जल्दी डेथ ना हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट है। आप जितने लंबे समय तक जिंदा रहेंगे उतना ही पेंशन का बेनिफिट आप ले पाएंगे। अगर डेथ जल्दी हो गया तो उस केसेस में आप ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा यहां पे थर्ड रीजन ये है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई अदर रिटायरमेंट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनपीएस हो गया तो एलआईसी का कोई स्कीम हो गया, या तो बहुत सारे बैंक वगैरह का भी स्कीम होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह होता है, तो अगर आपने उस तरीके का कोई पॉलिसी परचेस किया है तो उस केसेस में भी आप हायर पेंशन स्कीम को इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे फोर्थ पॉइंट में यह बोला गया है कि अगर आप ईपीएस के अंदर पैसा कंट्रीब्यूशन करते हैं तो यहां पे लमसम में एक साथ में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है, और यहां पे जो आपको पेंशन मिलता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने समय तक जॉब किया है और यहां पे पिछले 5 साल का आपका कितना एवरेज सैलरी है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने से अच्छा है कि यहां पे आप चाहे तो म्यूचुअल फंड या तो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या तो एनपीएस वगैरह की स्कीम में, तो यहां पे आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं। उसके अलावा यहां पे फिफ्थ पॉइंट में यह कहा गया है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो जल्दी रिटायरमेंट चाहते हैं, यानी कि भाई अगर आपको जल्दी रिटायरमेंट चाहिए तो अगर आपको पेंशन का बेनिफिट चाहिए तो यहां पे आपको कम से कम 10 साल तक जॉब करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे जब आपका एज 58 ईयर पूरा हो जाएगा उसके बाद से पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। तो अगर आप जल्दी रिटायरमेंट चाहते हैं तो यहां पे भी आपको हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसके अलावा यहां पे 6 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि अभी आपको पेंशन जो मिल रहा है वो आपके एक्चुअल सैलरी पे मिल रहा है, और अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं और फ्यूचर में अगर आप अपने जॉब को चेंज करते हैं, आपकी जो आने वाली कंपनी होगी अगर वो कहेगी कि आपका जो भी एक्चुअल सैलरी है उसके ऊपर मैं पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा, तो उस केसेस में क्या होगा, क्योंकि यहां पे जब आप ईपीएफ का कैलकुलेशन करेंगे, पेंशन का कैलकुलेशन, उस टाइम पे आपके पिछले 5 साल का जो भी एवरेज सैलरी होगा वो पेंशन कैलकुलेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपके एक्चुअल सैलरी के ऊपर ही पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा तो उस केसेस में भी आपको लॉस हो सकता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहां पे हम फाइनली ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा। तो यहां पे सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका सैलरी ज्यादा है यानी कि 15,000 से ज्यादा है तभी आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे जितना ज्यादा आपका सैलरी होगा उतना आपको हायर पेंशन का बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा यहां पे यह भी लिखा गया है कि देयर इज नो डिस्क्रिएशन टू डिप्लॉय योर फंड एल्सवेयर, यानी कि अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद में आपको जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो नॉर्मल कम पैसा होगा। तो यहां पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे मेरा पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है। और वहीं पे अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो यहां पे आपको ईपीएफ का पैसा लमसम में बहुत ज्यादा मिलेगा। तो यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे मेरा पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है जहां से मुझे हर महीने रेगुलर मंथली इनकम मिल सके। आपको रिस्क वगैरह भी लेने पड़ेंगे कि अगर मैं यहां पे इन्वेस्ट करूंगा तो क्या रिस्क है, वहां पे करूंगा। तो ये सारे दिमाग लगाने की आपको जरूरत कम पड़ेगी अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां पे तो आपको हर महीने गारंटेड पेंशन मिलेगा। उसके अलावा यहां पे ये भी बोला गया है कि आपका पेंशनेबल सर्विस, यानी कि आप जितने ज्यादा समय तक जॉब करेंगे उतना ज्यादा आपको हायर पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि एक बंदे ने 35 साल तक जॉब किया था और एक ने सिर्फ 15 साल तक, तो जिसने सिर्फ 15 साल तक जॉब किया था उसको पेंशन का पैसा बहुत कम मिल रहा था। उसके अलावा यहां पे लास्ट में यह भी बोला गया है कि यहां पे हायर इंटरेस्ट रेट ऑप्शन विल नॉट रिमेन अवेलेबल फॉर लॉन्ग, यानी कि मान लो अगर आपने अभी हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया तो फ्यूचर में आपको जो भी मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि मुझे मेरा पैसा कहां पे इन्वेस्ट करें। तो फ्यूचर में मान लो कि एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है, तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम का इंटरेस्ट रेट है, अगर वो इंटरेस्ट रेट वगैरह कम भी हो जाएगा
तो भी उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको ये सारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको हर महीने गारंटेड पेंशन वगैरह मिलेंगे। तो मैंने यही एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, मेरे हिसाब से आपको मैंने चीजें समझाने की कोशिश की। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।